हेलो गाइज, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। मैं अशोक। आज आप लोग को 1 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे और कई सारे नए जानकारी आपको प्राप्त होंगे, जो शायद आप कभी न सुने होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है इम्पोर्टेंट डेज और उसका थीम भी इसमें बताया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज या वीक के साथ। तो आज शुरुआत करते हैं नए महीने। आज नया महीना भी चल रहा है, तो नए महीने में नए एनर्जी के साथ आप लोग अपना काम शुरू करिएगा। तो देखिएगा आज क्या है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से 1 से लेकर के 7 सितंबर तक जो है ये मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। ये तो 1 से लेकर के मतलब 1 तारीख आज शुरुआत है सितंबर का, तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक जो है ये न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछने की संभावना, क्योंकि जो है इसका थीम इम्पोर्टेंट है। तो सभी के लिए पौष्टिक आहार इसका थीम है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है मनाया जा रहा है। इसमें देखिएगा कि भारत में जो पोषण की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। और यह सप्ताह देश भर में कई कार्यक्रमों और एक्टिविटी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक खास अवसर है। आज वर्तमान समय में तो और ज्यादा आवश्यकता हो गई है कि इसका पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि लोग जो है फास्ट फूड जैसे चीजों पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं, अपने जो है खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये जो है इसी कारण से जो है तमाम बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इसको जो है निश्चित रूप से ये कहना चाहिए, या निश्चित रूप से सबको पौष्टिक आहार अपनाना चाहिए, जो आपके जो स्वस्थ अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका आने वाला पीढ़ी या आपका देश यानी ये सब सुरक्षित रहेगा, सब स्वस्थ रहेगा। तो आपका विकास उसी से होगा, आपका विकास होगा, राज्य का, राष्ट्र का, सबका विकास होगा। तो इसलिए जो है अपने पौष्टिक आहार पे निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। और ये सितंबर महीना जो है राष्ट्रीय पोषण माह भी इसको जो है मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। तो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो ये जो है कौन सी मंत्रालय जो है देख रही हैं, तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। तो वो जो है 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में क्या है, एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण में भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम विषयों पर केंद्रित होगा। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सितंबर माह जो है पोषण के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस, देखिएगा रूबीना फ्रांसिस ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रांज मेडल जीता है। तो विकल्प में है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। तो सही उत्तर आपका रहेगा 10 मीटर। 10 मीटर स्पर्धा में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी मध्य प्रदेश के लिए, तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल लेवल पे तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 10 मीटर की स्पर्धा में इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत में अब जो है अभी तक के पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है 5 अवार्ड हो चुके हैं, 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड। तो जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का परफॉर्मेंस देखा जाए तो अभी तक बेहतर है। तो 10 मीटर के जो है P2 10 मीटर एयर पिस्टल, P2 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 स्पर्धा में जो है इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है, देखिएगा, इनको देख लीजिएगा, रूबीना फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अरब सागर में आसना नामक चक्रवात का दबाव बन रहा है। तो देखिएगा कौन से चक्रवात का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
सीधे कि कौन सा चक्रवात अभी हाल ही में अरब सागर में आया। तो आसना नामक चक्रवात का दबाव बन रहा है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है। तो चक्रवात से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस सागर में आया, उसका नाम क्या था। तो किस सागर में आया, अरब सागर में आ रहा है। ये आपसे इस सब चीजें एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछा जा सकता है। किस सागर में आया, इसका नाम क्या था। अब क्वेश्चन कई तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक डिजाइन किए हैं क्वेश्चन, उसमें आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आप इसको ध्यान देके पढ़िए। खाली ये मत देखिएगा कि हाँ इसको पाकिस्तान ने ही नाम दिया है, तो ये खाली नहीं देखना कि आसना पाकिस्तान ने नाम दिया है, ये बिल्कुल गलत होगा इस तरह से क्वेश्चन देखना। तो आप इसको देखिएगा कि कहाँ किस सागर में आया, तो अरब सागर में आया। दूसरे नंबर आसना नाम से ये चक्रवात आया। तीसरे नंबर जो है किस देश ने इसका नाम दिया, तो पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है आसना, तो इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये है हिंद महासागर पूरा, और यहाँ जो है अरब सागर, अरेबियन सी है। तो इसके तट पर जो है यहाँ आया है, और गुजरात में इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में ये जो है आया है, और गुजरात में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में इस समय देख रहे हैं कितना बारिश और कितना बाढ़ आया हुआ है, लोग जो है परेशान है कितना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका अर्थ जो आसना का होता है, स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति होता है। तो आसना का उर्दू में अर्थ, जो कि पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, तो वहां जो है कुछ इसका अर्थ होता है। तो वही जो है इसका अर्थ है कि स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति। तो ये जो नामकरण होता है, यहाँ जो अरब सागर, हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, जो इसके आसपास वाले देश हैं, जैसे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये थाईलैंड, इस सब देश के द्वारा ये संगठन बनाया गया है। तो उसके द्वारा जो है नामकरण किया जाता है कि एक चक्रवात मान लीजिए इधर है, तो एक बार पाकिस्तान नाम रख दिया, उसके बाद आएगा तो इंडिया उसका नामकरण करेगा, उसके बाद आएगा तो कोई दूसरा अगला देश करेगा, उसके बाद आएगा तो कोई अगला देश करेगा। इस तरह से जो है एक जो है नामों का वो बन जाता है श्रेणी, कि इस नाम को जो है अगला देश जो है इस नाम से एक साल में ही उसका पूरा तय हो जाता है कि ये चक्रवात, अगर कोई चक्रवात आएगा तो इसका ये नाम रखा जाएगा और इस देश द्वारा रखा जाएगा, तो वो तय रहता है। तो इसके बारे में कभी आपको पूरा डिटेलिंग बता देते हैं कि चक्रवात क्या होता है, कैसे इसका नामकरण होता है, कहाँ कहाँ ये ज्यादा प्रभावी रहता है, पूरा बता देंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। अगर नए हैं तो चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको नया नया जानकारी मिल सके। तो आप लोग जो है चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छी जानकारी आप लोग को मिलता रहेगा। तो आपको जो है इसके बारे में हम कभी जल्दी ही इस पूरा चक्रवात के बारे में, पूरा नामकरण के बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो विकल्प में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। मुंबई के जो है ये देखिएगा, थोड़ा सा हम इसका डिस्क्राइब किए हैं कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से इसको ग्लोबल फंड फेस्ट आयोजित किया गया था। तो ये ग्लोबल फिनटेक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो द्वारा जो है अपना संबोधन भी किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया है। तो विकल्प में है अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अमित शाह। तो सही उत्तर आपका रहेगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने जो है इसमें हिस्सा लिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 5 देश है। 5वां देश, अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में अभी इसका 5वां देश कौन बना है। तो बांग्लादेश जो है इसका 5वां देश बना है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कौन सा जो है भारत की तरफ से अजीत डोभाल हिस्सा ले रहे हैं। कोलंबो में इसका जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में देख लीजिएगा। ये 2011 से ये हो रहा है। तो 2011 में इसका गठन किया गया था।
कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में एक समुद्री सुरक्षा समूह है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सदस्य देखेंगे तो 5 सदस्य हैं इसके, बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका, बिम्स नाम से। सबका ये इन देशों का जो है पूरा पहला अक्षर लिख दिए हैं हम, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि पर्यवेक्षक जो है सेशल्स को इसका ऑब्जर्वर बनाया गया है। हो सकता है भविष्य में सेशल्स को भी इसका सदस्य बना दिया जाए। तो इसका सचिवालय कहाँ, तो कोलंबो श्रीलंका में इसका सचिवालय है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको जो डिटेलिंग किए हैं, इसका गठन कब हुआ, इससे कितने सदस्य हैं, अभी हाल ही में 5वां सदस्य कौन बना है, तो ये सब क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने सदस्य इसमें देश हैं, तो इस तरह से आप पढ़िए कि कहीं से भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे तो आप पूरा कर सकें। और आप लोग को एक सूचना है, ये है कि आप लोग को जो है अगस्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आज या कल में मिल जाएगा, और आज या कल में एक वीडियो आपको मिल जाएगा महत्वपूर्ण दिवस और थीम के साथ, जिसमें आपको पूरा डिटेलिंग से बताया जाता है कि मतलब कोई दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इस वर्ष का इसका थीम क्या है, फोकस क्या है, सब उसमें कवर किया जाता है, जो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए और आपके क्वेश्चन के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो आप देखिएगा, उसको इतना इम्पोर्टेंट उसको इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है वीडियो कि आप जो है निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना तय है, ये जान लीजिएगा, क्योंकि जो है पूरा डिटेलिंग बता दिए हैं बढ़िया से, और 25 से 30 मिनट में आपका जो है पूरा डे जो थीम वाला कवर कर दिया महीने का। तो वीडियो को निश्चित रूप से देखिएगा आप लोग, और कल हो सकता है कि मतलब आपको पूरा मंथ का करंट अफेयर्स मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का बैठक किस देश में आयोजित होगा, तो देखिएगा एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, तो किस देश में इसको आयोजित किया जाएगा, विकल्प में चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये जो है पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान में इसको आयोजित किया जा रहा है, नहीं आयोजित किया जाएगा ये कहिएगा। तो 15 से लेकर के 16 अक्टूबर तक, अभी सितंबर चल रहा अगले महीने में, तो अगले महीने में इसको आयोजित किया जाएगा। वहां से पाकिस्तान से प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, न्योता भेजा गया है कि आप इस सम्मेलन में आके भाग लीजिए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और बहुत कई सालों बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का यात्रा करेंगे, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हो रहा, तो पाकिस्तान में होगा, किसका, संघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग या बैठक, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। भारत और पाकिस्तान का जो है रिश्ता किस तरह से इस समय चल रहा है उसको हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसके बारे में, एससीओ के बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग देख लीजिएगा कि एससीओ में कौन कौन सदस्य हैं। तो एससीओ में कौन कौन सदस्य हैं, अभी इसका एक क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा जा सकता है कि एससीओ का जो बैठक हुआ था कजाकिस्तान में, जो सालीना बैठक होता, तो वहां जो है बेलारूस को 10वां सदस्य इसका बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ में कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं, बेलारूस उसका 10वां सदस्य बना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा एससीओ जो है संघाई 5 के नाम से 1996 में ये बनाया गया था। उसके बाद इसको 2001 में एससीओ का नाम दे दिया गया, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। तो इसमें कम देश शामिल थे, धीरे धीरे इसमें देश शामिल होते गए। वर्तमान में इसमें देखेंगे तो रूस, कजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है देश शामिल हैं। और उसके बाद आपको ये बता दिया कि बेलारूस इसका 10वां सदस्य बन गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईरान भी इसका अभी 2023 में ईरान भी इसका नया सदस्य बना है, और 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ जो है इसका सदस्य बने थे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने सदस्य टोटल हो गए, 10 सदस्य हो गए, शायद एक को छूटा नहीं है ना, नहीं एक को नहीं छूटा है, तो देख लीजिएगा अगर आप, कोई छूटा नहीं है इसमें सदस्य। आपको बता दें कि रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, बेलारूस, तो ये है। अगर कोई छूटा होगा तो देख लीजिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अच्छा हाँ, इसका जो है ये देखिए हम आपको यहाँ लिख भी दिए हैं।
तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर जो है बीजिंग। इसका बहुत बार कंफ्यूजन करता है कि क्यों ये है, क्यों कंफ्यूजन करता है, क्योंकि एससीओ संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका संघाई में क्यों हेडक्वार्टर नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस तरह से कंफ्यूजन करता है, कई बार पूछा गया है। तो इसके 10 सदस्य हम आपको बता दिए, रूस, चीन, कजाकिस्तान। कई बार बता रहे हैं, आप इसको जो है एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर ये हमेशा हमेशा न्यूज में रहेगा, जिससे आप जो है उसको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो बेलारूस 10वां बना है और 9वां जो है ईरान इसका सदस्य बना है। मंगोलिया और अफगानिस्तान इसके पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक जो है सुरक्षात्मक संगठन है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुरक्षात्मक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो किस कंपनी को दिया गया है, तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को ये जो है दर्जा दिया गया है, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ये दर्जा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो उनको दिया। इसे नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा तो इसमें क्या लाभ होगा, तो एनएचपीसी को ये कई फायदे होंगे इससे। ये निर्णय लेने में उसमें तेजी आएगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी और कर्मचारी सशक्त होंगे। इससे जो है प्रमुख पूंजीगत व्यय और निवेश योजनाओं को समर्थन मिलेगा, विकास को गति मिलेगी, बाजार पहुंच का विस्तार होगा तथा दीर्घकालिक लाभ हासिल होंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता कि अब आपसे पूछा जा सकता है किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलने के क्या फायदे हैं। तो ये इनके पास जो संयुक्त उद्यम और विदेशी कार्यालय स्थापित करने, नए बाजारों तक पहुंचने और स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए बढ़ी हुई शक्तियां होंगी। तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है तकनीकी गठबंधनों को आगे बढ़ाकर और बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करके नवाचार को बढ़ावा देगा और यह विलय और अधिग्रहण को सुगम बनाएगा, जिससे विकास और बाजार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा देने के लिए कौन सा जो है क्या इसमें जो है दर्जा मिलने से क्या लाभ है, तो ये है इसके लाभ है। इस आप वर्तमान में लगभग 16 नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लगभग 15-16 कंपनियां हो गई हैं। अगला देखिएगा कि धूली खेल किस देश का पहला WHO से मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कौन सा किस देश का ये धूली खेल शहर है जो WHO से मान्यता प्राप्त देश का पहला शहर बना है। तो विकल्प में भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल के कबरे पालन चौक जिला है, वहां ये जो है नगर पालिका है, धूली खेल नगर पालिका। वहां जो इसको जो है WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है और ये एशिया का दूसरा शहर है, स्वस्थ शहर है, एशिया का सेकंड है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो रजत पदक जो है कितने मीटर के, रजत मतलब सिल्वर। तो आपसे बता दें कि 1 रजत, 1 सिल्वर और 3 जो है ब्रॉन्ज आ गया है अभी तक पेरिस पैरालंपिक में। तो कितने मीटर के स्पर्धा में इन्होंने जीता है, विकल्प में 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। तो सही उत्तर आपका रहेगा 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये जो है ये कोरिया के द्वारा जो है गोल्ड मेडल इसमें जीता गया है। इनके बारे में डिटेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा कि मनीष नरवाल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सिल्वर मेडल। ये कोरिया के जियोंगडी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये हरियाणा के निवासी है मनीष नरवाल और 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो इम्पोर्टेंट है। पेरिस जो है इसके बारे में, पेरिस हो जाने दीजिए, पेरिस पैरालंपिक, इसके बारे में आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें पूरा डिटेल आपको कवर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो विकल्प में है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहार। बिहार के राजगीर में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये कब से कब होगा? तो 11 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब ये नवंबर आएगा तब भी इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी से ही इसको जाने रहिए कहाँ आयोजित किया जाएगा। और ये इसका 8वां चरण है। देखिए 8वां जो संस्करण है, आपसे बताए थे, इसका 7वां जो देखेंगे, 7वां 2023 में ये झारखंड के रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में। इसमें भारत चैंपियनशिप बना था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब से हो रहा है? तो ये 8वां संस्करण है। इसमें इसका जो है 2010 से ये शुरुआत किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशियाई देशों का यह हॉकी टूर्नामेंट है। इसको आयोजन कौन कराता है? आयोजन करता है इसका एशियाई हॉकी फेडरेशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो आपको अभी ये राजगीर में इसका जो एशिया महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप है, वहां राजगीर में भी होगा। तो ये खेल विश्वविद्यालय भी राजगीर में ही खोला गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश में, किस जिले में जो है खोला गया है खेल विश्वविद्यालय? तो राजगीर में खोला गया है। ये विश्वविद्यालय ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ जो है इस विश्वविद्यालय में ये खाली ना कि यूनिवर्सिटी खुला है, ये अत्याधुनिक खेल अकादमी है, खेल परिसर इसमें है और खेल विश्वविद्यालय भी है। और यहाँ 24 सीटों वाली, 24 बिस्तरों वाली जो है हॉस्पिटल भी है। अगर कोई खिलाड़ी खेलते समय कोई इसको चोट आ जाता है, कुछ हो जाता है समस्या, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है ये विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस जिले में खोला गया है? राजगीर जिले में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स 2.0 ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो विकल्प में किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, इसको जो है लॉन्च किया है, अन्नपूर्णा देवी। तो आपसे हो सकता है छोटे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। तो इन्होंने ही लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेलिंग है, थोड़ा देख लीजिए। तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने ही सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को और सुरक्षित बनाना है। महिलाएं जो है जान रहे हैं कि कार्य जो वर्किंग प्लेस है, कार्य जहाँ करती है वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो उनको जो है सुरक्षित कराने के लिए और अधिक सुरक्षा महसूस कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से अगर कामकाजी महिला को कोई समस्या हो रही या उनको तो शिकायत दर्ज कर सकती हैं। जैसे यौन संबंधित समस्याएं जो होती है, उनको शिकायत को कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस पोर्टल पे अगर आप वो आके शिकायत अपना कर देती हैं तो उसका जो है कार्रवाई उस पर किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कोलकाता में जो घटना हुई लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो घटना देश में जो है कितना ज्यादा आक्रोश फैलाया वो आप देख सकते हैं। तो इसके वजह से जो है कह सकते हैं कि इसको देखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड होने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो रीसेट, रीबूस्ट, सेट, रिवार्ड। तो सही उत्तर आपका रहेगा रीसेट नामक खेल मंत्रालय जो है रीसेट नामक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया इस समय है। और इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका फुल फॉर्म भी। तो एथलीट इसमें क्या है इस योजना में? तो जो एथलीट है जो सक्रिय खेल से रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 20 से लेकर 50 वर्ष है, और जो खेल संगठन, खेल प्रतियोगिता, ट्रेनिंग कैंप्स और लीग में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। तो इसके माध्यम से जो है खेल में इनको इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा इन्हें सिलेबस के सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता और उद्यमशीलता से जुड़े उद्यमों के लिए मार्गदर्शन आदि जो प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं उनको जो है उद्यमशीलता से जोड़ा जाएगा और उनको सफल जीवन के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो 20 से लेकर 50 वर्ष के खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है जो रिटायर हुए हैं। इसका उद्देश्य है देश के लिए खेलने वाले और राष्ट्र का मान बढ़ाने वाले रिटायर खिलाड़ी को जो है सशक्त करना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहने मतलब उनको सहायता देने के लिए।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से जो है वीडियो को एनालिसिस किया गया है क्वेश्चन का। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको कमेंट करके आप बताया करिए। तो नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।